हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अब आपको प्लेन का टिकट बुक कराने के बाद सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक पीएनआर वाले यात्री अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बैठेंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने एयरलाइंस को कई बड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरी डिटेल्स अब ले लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, वाकई बहुत बड़ी खबर है, पूरी जानकारी जानना चाहेंगे, बताएं। जी, बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, डीजीसीए ने, पैसेंजर राइट्स के लिए, पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए। और जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है जिसका काफ़ी इंतज़ार भी हो रहा था वो है सीट सिलेक्शन के नाम पे जो मनमानी चलती है, जो कि एयरलाइंस एक्स्ट्रा आपसे फ़ीस वसूलती हैं। आप वेब चेक इन करने जाओ तो किसी भी सीट को आप सेलेक्ट करो तो उसके लिए आपको लगभग एडिशनल चार्ज देना ही पड़ता है। बहुत कम ऐसी सीटें होती हैं किसी भी फ्लाइट में जो पूरी तरह से फ्री रहती हैं। तो इस नए गाइडलाइन में ये कहा गया है कि करीब 60% सीटें हर फ्लाइट में ऐसी होंगी जो कि फ्री होंगी, जिन पर सीट सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो विंडो सीट के लिए हो या फिर एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए हो। कम से कम 60% सीटें फ्री रखनी होंगी। सिर्फ 40% सीटें ऐसी होंगी जिन पर एयरलाइन किसी तरह का एडिशनल चार्ज ले पाएंगी। जो दूसरा बड़ा रिफॉर्म किया गया है, सेम पीएनआर पे जो लोग हैं उन्हें 7 सीट देने का प्रेफरेंस देने के लिए कहा गया है। आमतौर पर जब लोग फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं तो भी कई बार ऐसा होता है कि सीटें अलग अलग दे दी जाती हैं और साथ में सीट लेने के लिए फिर उन्हें एडिशनल पे करना पड़ता है। तो इस प्रैक्टिस पर भी इस नए गाइडलाइन के बाद से रोक लगेगी। साथ ही पेट कैरेज को लेकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर भी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जो है नियम बनाने के लिए कहा गया है हर एयरलाइन को, और उसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो पैसेंजर राइट्स हैं उन्हें क्लियरली, बोल्डली, बड़े अक्षरों में, चाहे वो बुकिंग काउंटर हो या फिर वो ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, हर जगह क्लियरली उन्हें मेंशन करने के लिए कहा गया है। और रीजनल लैंग्वेज में भी पैसेंजर्स को लगातार इंफॉर्मेशन देने को कहा गया है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, अमेरिका ईरान में जारी युद्ध के बीच देश में कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य है। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन एलपीजी का प्रोडक्शन 40% जरूर बढ़ा है। शिवालिक और नंदा देवी जहाज से एलपीजी निकालने का काम भी जारी है। तो सरकार की इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाईलाइट्स आप जान लेते हैं। सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें सरकार की तरफ से कही गई, खासतौर पर एलपीजी किल्लत की बात करें तो इस लिहाज से सरकार का क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो रसोई गैस पे बात कर लें, क्योंकि सबको इसी बात की चिंता सताई जा रही होगी कि एलपीजी का क्या कहानी है। तो एलपीजी को लेकर सरकार बार बार और आज फिर इस बात को दोहराया है कि एलपीजी को लेकर के, यानी रसोई गैस वाले सिलेंडर को लेकर स्थिति चिंताजनक है। लेकिन चिंताजनक इतनी ज्यादा नहीं है कि आपके घर में अगर आप व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए रसोई गैस लेना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आप ऑनलाइन बुकिंग करिए और आपके घर में रसोई गैस पहुंचेगा। लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, होटल रेस्टोरेंट के लिए अगर आप एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पर सरकार अभी भी सख्ती की हुई है। हालांकि सख्ती में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन सरकार यहां पर कोशिश ये कर रही है कि पीएनजी सीएनजी की सप्लाई दुरुस्त रहे। तो पीएनजी सीएनजी की सप्लाई 100% की जा रही है, सरकार ने भरोसा दिलाया है। और जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे एलपीजी की, वो जल्द से जल्द पीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएं। सरकार इसके लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम मिला रही है और इसके तहत जो जल्द से जल्द पीएनजी पे कन्वर्ट होंगे उनको एलपीजी का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है, ताकि अब जल्द से जल्द पीएनजी पे चले जाइए। पीएनजी के लिए पाइपलाइन बिछाने के जो भी आवेदन है उसको तुरंत मंजूरी दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पीएनजी में चले जा सके। पिछले 2 हफ्ते में करीब 1.25 लाख से ज्यादा न्यू कनेक्शन पीएनजी के जा चुके हैं। तो ये एक एलपीजी पीएनजी की कहानी हो गई। रही बात कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल को लेकर सरकार का मानना है कि पर्याप्त स्टॉक है, स्थिति सामान्यजनक है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ कच्चे तेल वाले जो टैंकर थे वो अब कोई नए टैंकर फिलहाल नहीं गुजर रहे हैं। जो 2 टैंकर गुजरे थे वो आ गए, उनसे निकाला जा रहा है एलपीजी, लेकिन बाकी नए टैंकर अभी कोई नहीं गुजरा है। 22 के 22 टैंकर उधर के उधर ही हैं। ईरान सरकार से इस बारे में बातचीत चल रही, कुछ एक और टैंकर को आने की व्यवस्था यहां पे की जाए। रही बात दूसरी तरफ, तो सरकार की कोशिश यह है कि दूसरे देशों के साथ लगातार बातचीत की जाए। यूएई के साथ बातचीत यहां पर की गई है और यूएई के ऊपर हमले पर चिंता भी जताई गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे सामान्य किया जाए इसकी कोशिशें यहां पे काफी तेज हो गई हैं। लेकिन अभी तक स्थिति काबू में नहीं है, कह सकते हैं चिंताजनक है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर कोई बड़ी दिक्कत ना हो इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे। आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर जानकारी लेने के लिए। इस बीच आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक में विदेशी फंडिंग और भारत के औद्योगिक विकास को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव करने जा रही है। डिटेल्स ले लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, विस्तार से बताएं, क्या जानकारी है आपके पास? कैबिनेट में करीब 8 से 10 प्रस्ताव थे, जिनमें से सभी को मंजूरी मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको भव्य नाम दिया गया है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके तहत घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा, घरेलू इंडस्ट्री के जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर की जाएंगी और सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध हो, अच्छा बाजार मिले, इसके लिए तमाम यहाँ पे प्रावधान इस योजना के तहत किया गया। भारत औद्योगिक विकास योजना, जो कि औद्योगिक विभाग का प्रस्ताव था, इसको मंजूरी मिल गई है। दूसरा, विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव था, इसको भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत जो FCRA कानून है उसमें बदलाव का प्रस्ताव था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इसको सरकार कोशिश करेगी संसद किसी सत्र में पेश किया जा सके। हाइड्रो पावर के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है आगे जारी रखने के लिए, और इस स्कीम के तहत दरअसल जो छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जो छोटे बांध पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन जाए इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और एक और चीज, कॉटन की खरीद करने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए वित्तीय मदद देने का भी यहां फैसला लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इन दोनों बड़ी खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। साथ ही आपको बताएं एक और अपडेट, जिस तरह से हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में तनाव लगातार जारी है, और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि कल ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत के बाद खाड़ी में तनाव और भी बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम की बरसात कर दी। इधर अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला किया है। देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पागलों के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने दे सकते। तो दुबई से अमेरिका और ईरान युद्ध पर बड़ी जानकारी अब बता रही हैं मेरी सहयोगी अरुणिमा। ईरान यूएस इजराइल के युद्ध में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है। बंकर बम का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के बाकी ठिकानों को खोलने की कोशिश अब की जा रही है। अब इन सब में ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि पहले खमेनी की मौत, फिर अली लारिजानी की मौत और अब ये बंकर बम से जो हमला हुआ है, इन सब के बाद हालात कुछ इजराइल और अमेरिका के फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें यूएई की, तो यूएई ने भी पहली बार ये इंडिकेशन दिया है कि जो अमेरिका द्वारा लीड करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अलायंस बनाने की बात हो रही है, उसमें शायद यूएई अपने आप को एक स्टेक होल्डर के तौर पे अब देख रहा है। यहाँ के जो एडवाइज़र है, फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं, यहाँ के राष्ट्रपति के उन्होंने गर्ग साहब ने कहा है कि अभी तक कोई फॉर्मल प्रपोजल, ठोस प्रपोजल टेबल पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएई अब इस बात पे विचार विमर्श कर रहा है कि क्या उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद करनी चाहिए। साथ ही सऊदी अरेबिया के रियाद में आज देर शाम एक मुलाकात होने वाली है, जिसमें जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन सब के नुमाइंदे होंगे और इसमें रीजनल सेफ्टी और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होनी है। तो जब सारे गल्फ कंट्रीज़ इकट्ठे आ रहे हैं तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर किस तरीके से सारी गल्फ कंट्रीज साथ आती हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि नेटो अगर आप देखें तो नेटो ने इसमें अपनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी है, ट्रंप को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। ट्रंप की बात पर इस कहा जाए तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जो युद्ध है वो किसी भी वक्त चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े जो उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की इजाज़त कभी भी नहीं दी जा सकती, और इसीलिए जब तक उस स्टेज पे ईरान नहीं पहुंच जाता जहां की उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तब तक डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। चलिए एक और अपडेट आपको दे दें। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के
राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी, साथ ही यूएई पर हमलों की निंदा भी की। दोनों नेताओं के बीच मिडल ईस्ट के ताजा हालातों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोन कॉल की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि जंग शुरू होने के बाद ये दूसरी बार है कि जब पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर पश्चिम एशिया के कई नेताओं से बातचीत की है। वे सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, इजराइल और ईरान के नेताओं से भी बातचीत कर चुके हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। ग्लोबल तनाव के बीच बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई है। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आज के बाजार में आईटी, रियलिटी, ऑटो शेयर्स में तूफानी तेजी देखने को मिली। तो कैसा रहा बाजार में कारोबार, अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे आज हमें बाजार में जो एक बढ़त है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट बाजार ने आज एक हैट्रिक लगा दिया है। देखिए, सारे इंडाइसेस आपको दिखेंगे अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए बंद हुए हैं। इनफैक्ट आप आज बात कर ले सेक्टोरल स्पेसिफिक इंडाइसेस की, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, जहां पे हमें पिछले लंबे टाइम से कमजोरी देखने को मिल रही थी, आज अच्छी खासी तेजी करीबन 3% की हमें आईटी शेयर्स में देखने को मिली है। ऑटो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में रही है। अब बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। जियो फाइनेंशियल, इटर्नल, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने अच्छी खासी तेजी और निफ्टी को आगे बढ़ाया है। और लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सिप्ला में आज एक मंदी का जो सत्र है वो देखा गया है। इसके अलावा जैसे कि मैं मेंशन कर रही थी, आईटी शेयर्स में देखिए क्या शानदार रुझान आज देखा गया है। कोफोर्ज में करीबन 6.25% की तेजी देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने भी पूरे के पूरे आईटी पैक को अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया है। इसके अलावा रियलिटी स्पेस में भी अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में देखा गया है। रेमन में, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में, प्रेस्टीज एस्टेट में और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी खासी तेजी जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर रुपया की बात करें तो वो भी अपने रिकॉर्ड लो में आज जाके क्लोज हुआ है। तो ऑल इन ऑल बाजार ने एक अच्छा खासा जो पूरा का पूरा सेशन है वो दिखाया है एंड होप सो आने वाले ट्रेडिंग सेशन भी कुछ इसी तरीके के हों। बाजार की सबसे कमजोर कड़ी समझे जाने वाले आईटी शेयर्स में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। इंडेक्स में करीब 4% की मजबूती रही। इस तेजी के पीछे वजह क्या है, बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर जैन खुनिया। सीएलएसए की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। हालांकि उनका कहना है कि जो साइलेंट पीरियड शुरू होने वाला है उसके पहले उन्होंने दिग्गज आईटी कंपनीज के साथ चर्चा की है और जो कंसर्न था एआई लेड प्राइसिंग प्रेशर का, उस पर उनकी राय आती हुई दिखी है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में फिलहाल जो है कोई भी एआई लेड प्राइसिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है और जो वॉर के कंसर्न है उसमें स्पेसिफिकली उनका कहना है कि टीसीएस या देखें या कोई भी और दूसरी कंपनी देखें जिसका डायरेक्ट एक्सपोजर है लेकिन बहुत ही कम एक्सपोजर है, लो सिंगल डिजिट में जो है वो पश्चिम एशियन कंट्री के साथ एक्सपोजर है, तो उसका भी इम्पैक्ट कम होगा। इनफैक्ट मैक्रो इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी थोड़ी बरकरार रहेगी, लेकिन जो डील पाइपलाइन है इन कंपनीज की, चाहे वो बीएफएसआई में हो, टेक रिलेटेड सर्विसेज हो या फिर ऑटो में हो, हर तरफ उन्हें मजबूत ही नजर आती है। सेक्टर के वैल्यूएशन ऑब्वियसली जो कमजोरी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है स्टॉक्स में, उसके बाद जो है 10 सालों के एवरेज के नीचे आ चुके हैं और इसी वजह से जो है यहाँ पर अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। सबसे हाई कन्विक्शन स्टॉक उनका कोफोर्ज जो पर्सिस्टेंट सिस्टम है। इनफैक्ट इनके जो टारगेट प्राइस देखेंगे वो मौजूदा भाव से आपको 70 से 100% ऊपर नजर आएंगे। कोफोर्ज में 2268 के टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। पर्सिस्टेंट में भी देखें तो 8000 से ज्यादा का टारगेट प्राइस यहाँ पे सीएलएसए ने दिया है। एलटीआई माइंड और टाटा कंसल्टेंसी में भी आउट परफॉर्मेंस की रेट है। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा पर भी सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है और इनके टारगेट प्राइस भी देखें तो मौजूदा भाव से 25 से 50% ऊपर नजर आएंगे। एचसीएल टेक और विप्रो हालांकि जो है वो नीचे आपको दिखेंगे इस लिस्ट में होल्ड की रेटिंग के साथ यहाँ पे सीएलएसए की तरफ से राय है, लेकिन इनके टारगेट भी मौजूदा भाव से 14% ऊपर के है। तो गर्मी ने दस्तक दे दी है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कंपनियां एसी के दाम भी बढ़ा रही हैं। डाइकिन अप्रैल से फिर एसी के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनी के सीएमडी कंवलजीत जावा का कहना है कि खाड़ी में युद्ध के चलते कुछ रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।
टेक्नोलॉजी की वजह से एसी अगर जो 50,000 का बिकता था 10 साल पहले, शायद आज 35,000 का बिक रहा है। बट यस, कुछ एक ऐसे जो हैं कंपोनेंट्स, जिनके कंपोनेंट्स की वजह से, डॉलर की वजह से, आज जो करंट सिचुएशन है मार्केट का, उसकी वजह से प्राइस तो ऊपर जाएगा। एनीवेयर बिटवीन 5% to 12% प्राइस इंक्रीज इज लाइकली टू गो अप अंडर current circumstances. Daikin has increased about 5 to 8%, and further it is going to increase another 3 to 4% from 1st of April. चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के किसानों, सेमीकंडक्टर, इंफ्रा, रोजगार को लेकर बड़ी बातें कही हैं। साथ ही योगी ने नवनिर्माण के 9 वर्ष नाम से एक पुस्तक भी लॉन्च की है, जिसमें सरकार के 9 सालों की प्रमुख उपलब्धियां, योजनाओं और विकास के बारे में जानकारी दी गई है। इस मौके पर उन्होंने ये जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। क्या अमेरिका और यूक्रेन मिलकर भारत की सीमाओं को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनआईए ने एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 6 यूक्रेनी दिल्ली और लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वॉन डाइक को कोलकाता से एयरपोर्ट से दबोचा गया है। 7वां आरोपी ड्रोन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें, अभी 8 और साजिशकर्ताओं की तलाश एजेंसियां कर रही हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि ये म्यांमार और पूर्वोत्तर में अशांति पैदा करने की फिराक में थे। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू सीरिया और लीबिया में भी एक्टिव रह चुका है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मैथ्यू एरोन नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश में जुटा था। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। मार्च का महीना है और ऑफिस के गलियारों में अप्रेजल की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। तो इस बार मार्केट सेंटीमेंट क्या है, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगा या नहीं, ये सब जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। अप्रेजल सीजन कैसे मिलेगा प्रमोशन, शाम 5:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।